अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। और प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले, फर्स्ट सेगमेंट के जाने से पहले आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्रोग्राम में सबसे पहले हम लोग क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान है दौरे नीदरलैंड पर और क्या स्ट्रेटजीज है इस हवाले से डिटेल तबसरा एनालिसिस होंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर आपको बताएंगे कि शेख रशीद की लंदन जाने की खबरों ने हलचल क्यों मचाई हुई है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया है और इस हवाले से बात करेंगे। IMF से मुआहिदा होने के करीब तर है, इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। और खास खबर, खास सेगमेंट होगा, सबके दिल के बहुत ही करीब होगा, और वो ये है कि आज उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की 25वीं बरसी है। उनको याद करेंगे, उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे प्रोग्राम में। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे, दो बहुत ही खास मेहमान बच्चे होंगे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे फर्स्ट सेगमेंट से। बात हो रही है स्पोर्ट्स के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से। तो जनाब, हम आपको बताएं कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के मसरूफ सीजन का अब आगाज कमजोर हरीफ यानी कि नीदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचेस से होगा। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के माबैन 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज आज से शुरू हो रही है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम ने जाने से पहले कहा था कि नीदरलैंड्स और एशिया कप के लिए जो बेहतरीन टीम दस्तयाब थी वो हमने पाकिस्तान के लिए मुंतखब की है। कप्तान बाबर आजम ने यह भी कहा कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लेंगे, किसी भी टीम को माठा नहीं लेंगे और खूब परफॉर्म करेंगे। बात करेंगे इसके ऊपर, एनालिसिस लेंगे। मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, हमारे साथ न्यू पाकिस्तान में इन कॉन्वर्सेशन है। बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब टाइम के लिए। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के दौरा नीदरलैंड को? बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सुबह बखैर नबिया आपको और न्यू टेलीविजन नेटवर्क के व्यूअर्स को। पाकिस्तान, और अब आपने जिस तरह खुद भी कहा कि बड़ी एक मसरूफ सीजन का आगाज हो रहा है पाकिस्तान का। इसके बाद पाकिस्तान एशिया कप T20 में हिस्सा लेगा, फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, फिर पाकिस्तान न्यूजीलैंड जाएगा जहां एक ट्राई सीरीज है, और फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा, और फिर उसके बाद न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की टीमें पाकिस्तान आएंगी। तो एक बड़ा मसरूफ शेड्यूल है पाकिस्तान का। लेकिन अगर पाकिस्तान और नेदरलैंड की टीमों का आप कंपैरिजन करें तो नेदरलैंड की टीम खासी कमजोर नजर आती है। नबिया, उनके 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जो इस वक्त इंग्लैंड में या तो वो 100 बॉल्स का टूर्नामेंट हो रहा है उसमें हिस्सा ले रहे हैं, या रॉयल लंदन कप जो वनडे टूर्नामेंट है उसमें ले रहे हैं। तो टीम तो उनकी पहले ही कमजोर थी, अब 7 क्रिकेटर्स के जाने से उनकी टीम की कुव्वत में मजीद कमी वाक़ई हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को एडवांटेज है, पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम वहां गई हुई है। उनके कप्तान एडवर्ड्स नए हैं, अभी उन्हें मुकम्मल तौर से कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है नेदरलैंड्स ने। और खास बात यह कि उनके पास लड़कों की कमी है, जिसकी वजह से उन्होंने 38 साला वेस्ली ब्रेसी को जो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, नेदरलैंड से वनडे और T20 खेले, उन्होंने विकेट कीपर बैट्समैन वेस्ली ब्रेसी को अपनी टीम में शामिल किया है। तो पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ एक आसान सीरीज है। इस सीरीज में मेरी अपनी राय में पाकिस्तानी बॉलर्स हो या बैट्समैन हो, ये बहुत रिकॉर्ड्स बनाएंगे, खासतौर पर बाबर आजम पर सबकी नजरें मरकूज हैं। इंशाल्लाह हमारी बड़ी उम्मीद है, और हमें बड़ी उम्मीद है और हमारी बड़ी दुआएं हैं हमारे प्लेयर्स के साथ। लेकिन बाबर आजम फिर भी कह रहे हैं कि किसी भी टीम को हल्का नहीं लेंगे और जमकर खेलेंगे, तो ये बड़ी अच्छी उनकी बात हमें दिखाई दे रही है। अच्छा, पाकिस्तान के पास अपनी पोजीशन को भी बेहतर करने का मौका मौजूद है, और इस सीरीज में अपने गेम प्लान की अगर बात की जाए तो उसको भी मजबूत करने का मौका मिल रहा है। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो ICC की वनडे रैंकिंग है उसमें 4थे नंबर पर है, और जो ICC की वर्ल्ड सुपर लीग है जो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए हो रही है उसमें 5वें नंबर पर है। पाकिस्तान के 90 पॉइंट्स है, और अगर पाकिस्तान ये तीनों वनडे नेदरलैंड्स के खिलाफ जीतता है तो मजीद 30 पॉइंट्स पाकिस्तान को मिलेंगे। हर वनडे के 10 पॉइंट्स है, तो पाकिस्तान के 120 पॉइंट्स हो जाएंगे। पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ जाएगा जो वर्ल्ड सुपर लीग की पॉइंट्स टेबल पर। लेकिन फिर भी अभी और टीमें भी हैं, हम ये ना समझे कि हम नेदरलैंड को हराकर अगर दूसरे नंबर पर आ गए तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। अभी हमें टफ टीमों का मुकाबला करना है। लेकिन पाकिस्तान की कारकर्दगी जो है, अगर आप कंपैरिजन करें टेस्ट और वनडे T20 के मुकाबले में, वनडे में इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी T20 में, टेस्ट में भी पाकिस्तान ऐसे ही है। तो अब आप पाकिस्तान को एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि लड़के ट्यून अप होंगे, लेकिन ये नबिया 50 ओवर्स की क्रिकेट है नेदरलैंड के खिलाफ, और इसके फौरन बाद हम लोग जब मुत्तहदा अरब अमारात का रुख करेंगे तो वहां एशिया कप T20 है, जिसमें रिवायती हरीफ भारत से इतवार 28 अगस्त को हमारा एक मैच है। फिर पाकिस्तान यकीनन सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेगा, तो एक हमारा मैच भारत से 4 सितंबर को है। तो 2 मैचेस तो भारत से
है ही यहाँ दुबई में, और फिर अगर पाकिस्तान और भारत दोनों फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो फिर पाकिस्तान का एक मैच, जो फाइनल मैच है, वो 11 सितंबर को होगा। तो अब क्रिकेट ही क्रिकेट आ रही है और पाकिस्तान बमुकाबला रिवायती हरीफ भारत, लोग बड़े एक्साइटेड हैं कि इन दोनों टीमों के मैचेस को देखें। बेग साहब, आपने बात की वनडे में पाकिस्तान को अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो मजबूत करने की जरूरत है और पोजीशन उस तरह से मुस्तकिम नहीं है जैसे कि हम T20 में T20 फॉर्मेट में जैसे हम परफॉर्म करते हैं ऑब्वियसली। तो किन चीजों पर तवज्जो देने की जरूरत है अगर हम वनडे फॉर्मेट के हवाले से बात करें? देखिए नबिया, जो हमारा वनडे की टीम का जो मिडिल ऑर्डर है, खासतौर पर चाहे वनडे हो चाहे T20, मिडिल ऑर्डर हमारा बड़ा कमजोर है। ज्यादातर पावर हिटर्स हमने मिडिल ऑर्डर में रख लिए और पाकिस्तान की बैटिंग का तमाम तर दारोमदार जो है वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर है। तो अब आप यहाँ पर भी देखें कि यहाँ ये खुशदिल शाह, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक मैच मुल्तान में जितवाया था, वो टीम में शामिल है, और मोहम्मद हारिस जो विकेट कीपर बैट्समैन है, जिन्हें मुल्तान में वेस्ट इंडीज के खिलाफ एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया गया था, तो उनको शायद नेदरलैंड के खिलाफ खिलाया जाए। लेकिन आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कमजोर है। अगर मैं आपसे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की बात करूं, जो 11 खिलाड़ी एक्सपेक्टेड है इस मैच में खेलेंगे, तो इनिंग्स ओपन करेंगे इमामुल हक और फखर जमान, 1 डाउन पर बाबर आजम, फिर चौथे पे मोहम्मद रिजवान, फिर 5वें पे खुशदिल शाह, अब 6ठे पे हारिस आते हैं या शादाब खान आते हैं, जो लेग स्पिनर हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। अब उन्होंने बैटिंग बड़ी इंप्रूव की है। उसके बाद है मोहम्मद नवाज, और उसके बाद आपके फास्ट बॉलर्स हैं जिसमें हारिस रऊफ है और मोहम्मद वसीम जूनियर है। अब देखते हैं कि ये नसीम शाह को खिलाते हैं या फिर शाहनवाज दहानी को खिलाते हैं, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की तकलीफ है घुटने में, वो इब्तिदाई 2 मैचेस नहीं खेलेंगे, वो टीम के साथ है। मैं हैरान हूं कि उनको टीम के साथ लेकर क्यों गए, उनको यहाँ पाकिस्तान में रिहैब कराते। उनकी बड़ी जरूरत है शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि T20 एशिया कप है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है। तो पाकिस्तान का यही कॉम्बिनेशन होगा, एक बड़ी मजबूत टीम है पाकिस्तान की एज कंपेयर टू नेदरलैंड। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं हम एशिया कप के हवाले से। इसके बाद एशिया कप आ रहा है, किस तरह से पाकिस्तान की तैयारी आप देखें? जो टीम अभी सेलेक्ट की गई है दौरा नेदरलैंड्स के हवाले से, यही टीम आगे जाकर परफॉर्म करेगी, यही स्क्वाड का हिस्सा होंगे? देखिए, इस टीम में 2 तब्दीलियां होंगी। यहाँ पर जो है पाकिस्तान से 2 प्लेयर्स नहीं गए, हैदर अली और इफ्तिखार अहमद, और आसिफ ये ज्वाइन करेंगे पाकिस्तानी टीम को। आसिफ अली, ये तीनों प्लेयर्स जो हैं ये वहाँ मुत्तहदा अरब अमारात में टीम को ज्वाइन करेंगे। तो पाकिस्तान की टीम ने लास्ट ईयर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी T20 वर्ल्ड कप में, अगरचे पाकिस्तान जो था वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। भारत को पाकिस्तान ने हराया, अफगानिस्तान को हराया था, न्यूजीलैंड को हराया था। तकरीबन सिमिलर कंडीशंस होंगी, लेकिन इस मरतबा भारतीय टीम जो पाकिस्तान से 10 विकेटों से हारी थी, इस मरतबा वो एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ आ रही है। उनके पास तजुर्बाकार स्पिनर्स हैं, रविंद्र जडेजा है, उनके पास रविचंद्रन अश्विन है, फिर उनकी टीम बड़ी तगड़ी होगी। रोहित शर्मा उनके कप्तान है, फिर सूर्या कुमार यादव जिन्होंने मोहम्मद रिजवान को 3 नंबर पर ले आए, खुद वो 2 नंबर पर चले गए आईसीसी की T20 रैंकिंग में। फिर उनके पास विराट कोहली जो आउट ऑफ फॉर्म है, उनकी टीम बड़ी तगड़ी है। शोएब मलिक को एशिया कप के लिए मुंतखब नहीं किया गया। ये आप लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम से पूछें, जो लाखों रुपए माहाना तनख्वाह लेते हैं। हर आदमी जो आदमी क्रिकेट को देखता है, दिलचस्पी रखता है, उसकी यही राय है कि हमें एक सीजन कैंपेनर की जरूरत है मिडिल ऑर्डर में, और शोएब मलिक का बड़ा तजुर्बा है, उनकी और खासतौर पर यहाँ की विकेटों पर उनकी जरूरत थी शोएब मलिक की, लेकिन हैरत की बात है उन्हें नहीं लिया गया। अब इसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ेगा। पावर हिटर्स है नबिया, मैंने पहले भी कहा, खुशदिल शाह हिटिंग करते हैं, आसिफ अली हिटिंग करते हैं, इफ्तिखार अहमद हिटिंग करते हैं, तो ये हैदर अली वो भी पावर हिटर है। तो ये सारे हिटर्स को हम क्या करेंगे, हमें मिडिल ऑर्डर में एक बैट्समैन होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता रिजवान या बाबर नाकाम हो जाते तो हमारे लिए मुश्किल होगी। सही सर, अब लास्ट आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान की पहले तो पोजीशन काफी मुस्तहकम रही, पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा भी परफॉर्म किया, इस बार आप किस तरह से देखते हैं? देखें, पाकिस्तान के लिए अब इसलिए मुश्किल होगी कि ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है T20 वर्ल्ड कप, और तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड जाएगी, जहां न्यूजीलैंड बांग्लादेश के हमरा एक ट्राई सीरीज में हिस्सा लेगी। और T20 वर्ल्ड कप में हमारा पहला ही मैच भारत से 23 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया में, और देखते हैं पाकिस्तान का प्रेशर होगा। हाँ, दुबई की कंडीशन डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स डिफरेंट है, तो भारत जो है वो एक जख्मी शेर की मानिंद आएगा, पिछली शिकस्त का बदला लेने की कोशिश करेगा, लेकिन हमारे शाहीन क्या करते हैं ये हमें देखना होगा। बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके टाइम के लिए, एंड बेस्ट विशेस टू आवर टीम, और इंशाल्लाह दुआएं हैं, इंशाल्लाह ट्रॉफी भी जीतकर पाकिस्तान टीम लेकर आएगी, इस सीरीज में नहीं हर सीरीज में इंशाल्लाह। सो जनाब, वक्त हुआ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस।
Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan. वेलकम बैक न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो नाज़रीन कराम, जब से नवाज शरीफ साहब लंदन गए हैं उसके बाद जब भी कोई सियासतदान लंदन की राय इख्तियार करता है तो चहमगोइयां होने लगती हैं कि शायद वो नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने भी लंदन की राह ले ली है और शेख रशीद ने कहा है कि वो 18 अगस्त को लंदन जाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि रावलपिंडी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा नहीं हुआ तो लंदन रवाना हो जाऊंगा। इससे पहले शेख रशीद ने ट्विटर पर अपनी ट्वीट की, पैगाम जारी किया सोशल मीडिया पर और कौम को उन्होंने कहा कि समझ है कि नवाज शरीफ और जरदारी की बीमारी भागने का बहाना होती है। नवाज शरीफ आए ना आए, अहल हो ना अहल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट हामिद मशरकी साहब। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला मशरकी साहब हमारे प्रोग्राम के लिए। जनाब, शेख रशीद अभी लंदन पहुंचे नहीं है मगर पाकिस्तान में खबरें गर्दिश करने लगी है कि शेख साहब कुछ दिनों से नरम जबान इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ हजरात तो लाहौर जलसे में भी उनकी गैर मौजूदगी को बहुत संजीदगी से ले रहे हैं। क्या तज्जिया करेंगे आप इस पूरी सिचुएशन के हवाले से और लंदन रवानगी के हवाले से? जी बहुत शुक्रिया नबिया। देखें, बात यह है कि इससे इनकार नहीं कि जब से नवाज शरीफ साहब एक तरह से मतलब पूरी तरह सियासत में मुतहरिक हुए हैं और लंदन में बहुत सारी मुलाकातें होती रहती हैं, ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज से वाबस्ता, बहुत सारी और जमातों से भी, पीपल्स पार्टी और दूसरों से भी। और शेख रशीद साहब के बारे में बहरहाल बहुत सारी चहमगोइयां और सवाल उठे थे जब वो जलसे में नहीं थे लाहौर के, और अभी वो दुबई में हैं और कहा जा रहा है कि शायद वो एक दो खास मुलाकातें दुबई में भी करना चाहेंगे लंदन आने से पहले। और आपको पता है कि दुबई में बहुत सारे हैं, आसिफ जरदारी अभी तक दुबई में हैं और कुछ और भी शख्सियात हैं जो दुबई में भी मौजूद हैं। और लंदन के अंदर भी ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि उनकी नवाज शरीफ से भी मुलाकात हो और एक दो और अहम शख्सियात जो लंदन में बैठी हुई हैं लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बहुत मुतहरिक हैं, उनसे भी मुलाकात होने का इम्कान है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत है, आप जानती हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। और खुसूसी तौर पर इस वक्त जिस तरह पीटीआई एक अपना एक नैरेटिव लेके चल रही है, उसी तरह एक बात ये बार बार कही जा रही है कि कभी इम्कान है कि नवाज शरीफ साहब आइंदा 2 से 3 हफ्तों में वापस पाकिस्तान की राह लेंगे, पाकिस्तान आएंगे। तो इस हवाले से अगले 2-3 हफ्ते बैरून मुल्क सियासत के हवाले से बहुत अहम है। देखते हैं कि क्या होता है और किस तरह के हालात आगे आते हैं। लेकिन इससे इनकार नहीं कि नवाज शरीफ साहब की वापसी भी काफी यकीनी नजर आ रही है। और शेख रशीद जो हैं वो भी अपनी लंदन भी आने पर तोल रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उन्होंने यहाँ पर आके करना है। अच्छा, हामिद साहब, दूसरा जावेद लतीफ भी खबर दे रहे हैं, इतला दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब सितंबर में वापस आ रहे हैं, जबकि दूसरी जाने मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल कहते हैं कि ऐसी कोई खबर नहीं है, तरदीद कर चुके हैं इस बात की। तो असल खबर क्या है? मियां साहब कब वापस आ रहे हैं या आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, सिर्फ खबरें ही आ रही हैं? देखें, एक बात तो कंफर्म है कि मियां साहब की अभी पिछले दिनों मुलाकात हुई है उनके डॉक्टर्स के साथ, सीनियर डॉक्टर्स के साथ, और उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स ने उनको ओके कर दिया है कि ही इज फिट फॉर ट्रैवल। और ये जो चीज है, ये एक तरह से फॉर्मली ये इशारा दिया जा रहा है कि रिएक्शन देखा जाए अपोजिशन का भी और बाकी मामलात का भी, और बहुत सारी चीजों को बहुत सारे मामलात से जोड़ा जा रहा है। लेकिन कभी इम्कान हद तक ये है कि नवाज शरीफ साहब अब जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। और जरदारी साहब ने भी उनको एक तरह से कहा है कि बिल्कुल आप आए, ताकि वो जो पाकिस्तान में जो उनका सियासी, तो हम सब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब नवाज शरीफ साहब के लिए ग्रीन सिग्नल मौजूद है, वो पाकिस्तान आ सकते हैं, आना चाह रहे हैं और आ भी सकते हैं, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है? बिल्कुल, डेफिनेटली मतलब नवाज शरीफ साहब के लिए ग्रीन सिग्नल भी है और इस मौजूदा सूरत हाल में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है उनके वापस आने में। और वो जिस तरह कहा जा रहा है कि जी वो कानूनी तौर पर उसका सामना करेंगे। और तो वो क्या होगा कानूनी तौर पे? किस तरह से जो उनके केसेस हैं, फिर इसका मतलब है कि उनको रिलीफ दिया जाएगा, उस तरह से मामला नहीं होंगे। लेकिन खान साहब तो अपनी तकरीर में कह चुके हैं ना कि आप एक बार पाकिस्तान आए, आपका बहुत ही अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। देखें, बात ये है कि पंजाब में गवर्नमेंट तो पीटीआई की है ही, लेकिन आप ये देखते हैं वो किस तरह का प्लान करते हैं। अगर वो पहले से ही डायरेक्ट इस्लामाबाद लैंड करते हैं और उस हवाले से अदालत से कोई फैसला रिलीफ ले लेते हैं, तो फिर उनको एक दिन के लिए भी जेल नहीं जाना पड़ेगा। दूसरा ये हो सकता है
कि लाहौर आए और इतना बड़ा इस्तकबाल हो और सारा कुछ एक दबाव में लाया जाए, PTI को भी, पंजाब की हुकूमत को भी। तो ये हिकमत अमली है जो मुस्लिम लीग नवाज ने तय करनी है, इसी के ऊपर काम हो रहा है और इसी के ऊपर सारा डिले है कि क्या मियां साहब अदालतों से रिलीफ पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही ले लेंगे और उनको शायद जैसे जावेद लतीफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एक दिन के लिए भी नवाज शरीफ साहब को जेल ना जाना पड़े, जबकि दूसरी जानिब एक हल्का मुस्लिम लीग नवाज का ही ऐसा है जो ये कहता है कि इवन मियां साहब को अगर एक दो दिन के लिए जाना भी पड़े जेल तो उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है उसके तरीके से उनको रिलीफ मिलेगा। तो इन दोनों सूरतों के अंदर एक बात कंफर्म है नबीहा कि नवाज शरीफ साहब अब वापस आने का फैसला कर चुके हैं और वो वापस आने को तैयार हैं। अब ये देखना है कि अगर वो इस्लामाबाद जाते हैं, उतरते हैं और पहले से रिलीफ ले लेते हैं तो उसमें सूरत हाल जरा सी मुख्तलिफ होगी। अगर ये चाहते हैं कि उस तरह जिस तरह अवामी अंदाज में बहुत बड़ा इस्तकबाल अरेंज किया जाए उनके लिए, लाहौर में पावर शो किया जाए उनके आने पर, तो ये मुस्लिम लीग नवाज पर मुनासिर है कि वो किस तरह की हिकमत अमली अपनाते हैं। अच्छा, खान साहब भी बार बार अपने जलसे जुलूसों में, तकारीर में इंतखाबात के हवाले से बात करते रहे। जो रिसेंटली भी उनकी जो हमने अगर जलसा देखे, तकरीर सुने, तो वो जो है इसी हवाले से बात कर रहे हैं कि अगला लाहा अमल जो डेडलाइन दी 1 महीने की। तो नवाज शरीफ साहब पहले तो जल्द इंतखाबात के हवाले से रजामंद दिखाई दे रहे थे, ये मैं कुछ अर्सा पहले की बात कर रही हूँ। अभी का स्टेटस किस तरीके से है? अभी रजामंद है इस बात पे या नहीं? जी नबीहा, पहले से भी नवाज शरीफ साहब जल्द इंतखाबात पे राजी थे और वो तो चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह से टेम्पररी या साल सवा साल की हुकूमत ना ही लें तो बेहतर है। अभी भी सूरत हाल ऐसी ही है। नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि वो पूरी तरह पब्लिक कैंपेन करके और इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन के अंदर उनको यकीन है कि वो पंजाब में ना सिर्फ बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो सकते हैं बल्कि दूसरी जगहों पर भी उनको बहुत सीटें मिलने के इम्कानात हैं। तो नवाज शरीफ साहब अभी भी उसी जगह खड़े हैं और जो कि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होने में कोई परेशानी या कबाल नहीं है। दूसरी जानिब आप जानती हैं कि जरदारी साहब की सिंध में हुकूमत भी है और वो PDM का अहम तरीन हिस्सा है। तो PDM के अंदर ये सोच है कि इलेक्शंस को जितना डिले किया जा सके किया जाए, लेकिन अगर नवाज शरीफ आए तो वो भरपूर इलेक्शन की कैंपेन के अंदाज में आएंगे। वो ये समझते हैं और मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक सोच है कि इमरान खान साहब के भारी जलसों को कम्पीट करने के लिए या उनको मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ साहब की अवामी सियासत और मौजूदगी बहुत जरूरी है। यानी यहाँ पे इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इंतखाबात तो होने ही हैं। बिल्कुल खान साहब भी जो बार बार इंतखाबात की बात करते हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन पर एतराजात उठाते हैं, इंतखाबात भी उन्होंने करवाने हैं, तो अगर नतायज उनकी मर्जी के ना आए तो हामिद साहब फिर क्या होगा? ये भी तो यहाँ पर बात गौर फिक्र है। मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि नतायज जब भी हारने वाले के लिए आए तो वो उसको मानता तो है नहीं। यही सूरत हाल आइंदा भी होगी। इसके अंदर सभी जो हैं वो जो भी कर लें, आपको नताइज तो मानने पड़ेंगे जो भी इंतखाबात के नताइज हुए। हाँ, आप पूरी कैंपेन करें। अभी 17 जुलाई को जो इंतखाबात हुए इसके अंदर PTI को भरपूर कामयाबी हुई तो उसके ऊपर तो कोई शोर नहीं मचाया गया, लेकिन उसके बावजूद अगर ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में तब्दीलियां हों या जो भी हो तो उसका एक कानूनी तरीकाकार है, आईनी तरीकाकार है, उसको अपनाएं। अगर उसमें कामयाब होते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं समझता कि खान साहब कोई और हल करेंगे या कोई और उनके पास रास्ता है मासिवा ये कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट करे, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आप जोर जबरदस्ती से तो इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेंज नहीं होंगे। जो आईनी और कानूनी रास्ता है उसको अपना के कोशिश करें, लेकिन इलेक्शन का जो भी रिजल्ट आएगा मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो फरीक हैं उनको कबूल करना चाहिए, कबूल करना होगा। जमहूरियत की बका इसी में। बहुत शुक्रिया हामिद मशरकी साहब, आप हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पूरी जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, सिनेरियो, इसके ऊपर आप अपना तज्जिया सामने रख रहे थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, ये बात साइंसी तहकीक से सामने आई है कि जब आई हुई है, इससे जो पहले की जो रिसर्च थी, नई रिसर्च भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम जिस तरह से खाना खाते हैं या जो हमारा लिविंग स्टाइल है या हम जिस तरह से जंक फूड की तरफ है, तो हमारी बॉडी के जो मिनरल्स और विटामिन हैं वो उस तरीके से पूरे नहीं हो पाते जिनकी हमारी बॉडी को, जिस्म को एक्चुअली ज़रूरत होती है। और जब वो पूरे नहीं हो पाते और जब उनमें कमी होती है तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स और सेहत के नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम रोज़ाना
की बुनियाद पर बहुत सारे मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि विटामिन्स और जो मिनरल्स है वो इंसानी जिस्म के लिए बुनियादी इज़्ज़ा की हैसियत रखते हैं और इनका खाना सेहत के लिए मुफीद भी है। लेकिन जो अब नई तहकीक सामने आई है उसके अकॉर्डिंगली जो मल्टीविटामिन्स का रोज़ाना की बुनियाद पर बेजा इस्तेमाल है और बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्राइब किए जो हम खुद से और ख़ासकर बगैर टेस्ट करवाए खुद से जो इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए मुफीद नहीं है। इसी हवाले से हम एक्सपर्ट की राय लेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ प्रोग्राम में इन कॉन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि मल्टीविटामिन्स हमारी बॉडी के लिए, जिस्म के लिए, सेहत के लिए क्यों जरूरी है, फिर उसके बाद इस रिसर्च पर भी आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। जिस्मानी जो ज़रूरियात हैं बहुत सारी, उसमें हमारी जो डेली रूटीन है जो हम खुराक लेते हैं उसमें ये ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, जिसमें प्रोटीन्स हैं, लहमियात हैं, मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो ये सारी ज़रूरियात बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी है ताकि जिस्म ग्रोथ करता रहे, तवाना रहे और रूटीन की जो फंक्शंस है वो बेहतर परफॉर्म करें, जिसमें इम्यून सिस्टम भी एक अहम जुज़ है पूरे बॉडी का। तो विटामिन्स यकीनन चाहिए होते हैं, लेकिन इसकी एक हद है। हर जिस तरह आप कहते हैं कि हर चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ना वो सही नहीं होता। तो अननेसेसरी बहुत सारे अगर विटामिन्स कोई लेता है तो ये खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन जो हैं ये लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल का मतलब ये है कि ये बॉडी के जो लिपिड्स है उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं और वो बॉडी हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर ये बहुत ज्यादा मिकदार में लिए जाएंगे तो ये टॉक्सिक भी साबित हो सकते हैं। लिहाजा सबको चाहिए, या जो अगर कोई पेशेंट आपको आप समझ रहे हैं कि वो कमजोर है या उसको विटामिन की जरूरत है, तो उसको खुद से विटामिन लेने नहीं चाहिए, बल्कि डॉक्टर के मशवरे से जो भी जरूरी विटामिन है वो लेने चाहिए, ना कि अपनी किसी सुन के वो विटामिन लेना शुरू कर दें और बजाय कि उसको फायदा हो मुसलसल ज्यादा इस्तेमाल विटामिन का। डॉक्टर साहब, मैं विटामिन डी की सप्लीमेंट पर जरूर आना चाहूंगी, विटामिन डी के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो एनवायरनमेंट है हम लोग इतना सन एक्सपोजर नहीं है इतना ज्यादा, वैसे भी हमारी जो ग़िज़ा है वो इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं है। तो ऐसे में अक्सर डॉक्टर्स ये रिकमेंड भी करते हैं कि बगैर टेस्ट करवाए आप लाजमी आफ्टर एवरी मंथ आपको विटामिन डी का जो कैप्सूल है या उसकी जो डेली बेसिस पर जो अक्सर जो टैबलेट्स मिलती हैं उनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, क्योंकि कोई और सोर्स नहीं है विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास। तो मैं चाहूँगी आप इस पर भी रोशनी डालें। अक्सर हमें थकन होती है, जिसम थकावट का शिकार होता है, तो हमें लगता है कि विटामिन डी या कैल्शियम की ही कमी हो रही है। सो हम बगैर डॉक्टर के पास जाए, बगैर कोई टेस्ट करवाए, बगैर किसी रिकमेंडेशन के जो विटामिन डी के कैप्सूल्स या इंजेक्शंस जो यूजुअली मार्केट में मिलते हैं वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यकीनन पाकिस्तानी पॉपुलेशन या एशियन पॉपुलेशन विटामिन डी यूजुअली कम होता है ओवरऑल, अगर हम कंपेयर करें बाकी दुनिया के निस्बत स्टेटिस्टिक्स हैं, यहाँ पे विटामिन डी निस्बतन कम होता है। लेकिन विटामिन डी का एक अहम सोर्स और जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो सनलाइट है। तो सनलाइट से हम अपने आप को एक महफूज तरीके से एक्सपोज कर सकते हैं और करते भी हैं। तो डॉक्टर साहब, सनलाइट कौन सी वाली, अर्ली मॉर्निंग की सनलाइट या फिर किसी भी टाइम दिन की सनलाइट, इस हवाले से भी जरा गाइड कर दें। तो अर्ली मॉर्निंग की है या शाम की है, इस तरह जिसका एक्सपोजर मतलब और नुकसान नहीं साबित होना होगा विटामिन के चक्कर में अपने आप को गर्मी में झुलसा दे, तो वो भी नहीं करना चाहिए। बैलेंस से सनलाइट जो होती है अर्ली मॉर्निंग की, जब उसकी तपिश नहीं होती लेकिन सनलाइट से एक्सपोज मतलब हो रहा है, तो दैट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी। और यकीनन वो कैल्शियम ग्रोथ में भी अहम रोल प्ले करता है। और अगर विटामिन की जरूरत है तो यकीनन कुछ टेस्ट हैं वो करवा के डॉक्टर के मशवरे से, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे विटामिन अवेलेबल हैं, उसकी क्वांटिटी और यूनिट्स मुख्तलिफ है, तो सिर्फ एक डब्बा या विटामिन डी का देख के नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसके यूनिट्स का कैलकुलेशन करनी चाहिए, कितनी कमी है और कितने डोज लगाने से वो विटामिन वो पूरी कमी पूरी हो सकती है। तो कुछ लोग मुसलसल फिर लेते रहते हैं कि ये कोई ताकत वाली चीज है और मुसलसल वो दवाई के तौर पे लेते हैं, तो वो मुनासिब नहीं है, बल्कि एक डॉक्टर के मशवरे से और टेस्ट करने के बाद जितनी कमी होगी वो उसको पूरा करना चाहिए, वो डोज नहीं करना चाहिए, वरना वो टॉक्सिक साबित हो सकता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये वाले विटामिन ये लिपिड सॉल्युबल है, ये लिपिड में डिसॉल्व हो जाते हैं बॉडी के अंदर और वो फिर टॉक्सिक इसके असरात हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आयरन की कमी की अलामात में आपसे पूछना चाहूंगी, और विटामिन डी की अगर डिफिशिएंसी है, ये दो अहम हमारी बॉडी के लिए विटामिन और मिनरल्स हैं, इनकी कमी की बेसिक अलामात या सिम्टम्स अगर मैं आपसे पूछूं तो वो कौन से हैं?
इसके अलामत काफी सारे लोगों को बॉडी में पेन होता है, जॉइंट्स में दर्द होता है, स्पेशली पीडीओ की काफी लोग शिकायत करते हैं, जॉइंट्स में पेन होता है। तो विटामिन डी की काफी कमी काफी कॉमन है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि ये वाली अलामत बाकी किसी और अंडरलाइन डिजीज से भी हो सकती है, तो डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस विद लेबोरेटरी टेस्ट काफी जरूरी है। और फिर बहुत सारे विटामिन जो नेचुरल सोर्स है वो ज्यादा बेहतर है कि हम उस तरफ जाएं, बजाय के मतलब फ्रूट्स में बहुत सारे विटामिन अवेलेबल है, वेजिटेबल्स में बहुत सारे विटामिन अवेलेबल है, नेचुरल सोर्स हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे विटामिन हमारे। तो ये जो डॉक्टर साहब हम जो नई रिसर्च सामने आई है जो ये बात कर रही है कि मल्टीविटामिन्स का रोजाना की बुनियाद पर इस्तेमाल आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, मैं चाहूंगी आप जरा इस रिसर्च के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि यूजली हम जो मल्टीविटामिन्स एक प्रॉपर यूज कर रहे होते हैं, बायोटिन भी अलग से ले लिया, कैल्शियम सप्लीमेंट भी अलग से ले लिया, आयरन का भी अलग से ले लिया, जिंक का भी अलग से ले लिया, और उसके अलावा एक पूरी बॉटल हमने अलग से रखी हुई है जो कि फुल मल्टीविटामिन की है। तो जब ये हम खुद से इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डेली यानी कि रोजाना की बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो फिर बॉडी में किस तरह की बॉडी को किन चैलेंजेस का फिर सामना करना पड़ सकता है? अल्लाह ताला ने इंसान को बिल्कुल एक मुकम्मल निज़ाम दिया हुआ है जिसके थ्रू बॉडी खुद अपनी ज़रूरियात पूरी करती है। अगर आप मुनासिब डाइट लें, जो भी अज्जा हैं वो उसमें शामिल होते हैं, तो उससे ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम अननेसेसरी इसको दवाई के तौर पर इस्तेमाल करेंगे कि हमें सहल पसंदी का शिकार हो जाते हैं कि फ्रिज से फ्रूट निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है या बाजार से अच्छे फल लाना मुश्किल हो जाता है, उसके बजाय हम विटामिन्स के बॉटल, बड़े बड़े बॉटल ला के घर में रख देते हैं और मुसलसल उसका इस्तेमाल करते हैं और इसको समझते हैं कि इससे हमारी बॉडी तकवीयत पाएगी या ताकत पकड़ेगी। तो ये ज्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि इसके एक्सेसिव इस्तेमाल से बॉडी जो है वो ओवर रिएक्ट करती है और ये बहुत सारे विटामिन अननेसेसरी जिस्म को नुकसान पहुंचा सकती है। तो बिल्कुल डॉक्टर के मशवरे के साथ ही जब पता चले कि ये वाले विटामिन कम है और वो डाइटरी सोर्स से पूरे नहीं हो पा रहे या वो डाइटरी सोर्स उसका नहीं है, तब जाके विटामिन लेने चाहिए। अननेसेसरी खुद से जाके मार्केट से रंग बिरंगे बॉटल बड़े बड़े और महंगे महंगे विटामिन ला के इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। डॉक्टर साहब, फॉलिक एसिड का इस्तेमाल अक्सर डॉक्टर्स रिकमेंड करती हैं, खासकर हामला खवातीन के हवाले से, कि वो बिफोर प्रेगनेंसी आपको 3 मंथ्स पहले ही उसको स्टार्ट कर लेना चाहिए। फॉलिक एसिड कितना जरूरी है बॉडी के लिए, स्पेशली हामला खवातीन के लिए? फॉलिक एसिड एक अहम जुज़ है और ये अमाउंट जितनी दरकार होती है, ट्रेसेस में दरकार होती है, तो स्पेशली हामला खवातीन में प्रेगनेंसी के दौरान बहुत लाजमी है कि वो इस्तेमाल हो। लेकिन वो अपने जो गायनेकोलॉजिस्ट है या अपने डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से जो मुजव्वज़ा मिक़दार है वो लेनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि विटामिन का सोर्स या आयरन का सोर्स नेचुरल प्रोडक्ट से हासिल किया जाए। और ऐसी जो कमज़ोर ख़वातीन होती है, हमला ख़वातीन, उसमें आयरन की शदीद अगर कमी है तो उसमें फिर डॉक्टर के नुस्खे के हिसाब से फॉलिक एसिड या आयरन लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, एक बड़े मज़े की बात मुझे अक्सर सुनने को मिलती है, हमारे यहाँ जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं और जिन्होंने जिनके बच्चे होते हैं, अक्सर कहते हैं जब बच्चा बोलना शुरू करता है ना तो उनके बाल खवातीन के गिरना शुरू हो जाती हैं। आज तक ये बात मेरी कभी समझ में नहीं आई, तो मेरी बड़ी उनसे अक्सर बहस हो जाती है कि ये कोई साइंटिफिकली कोई ऐसी बात नहीं है कि बच्चे ने बोलना शुरू किया। बेसिकली हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा मिनरल्स या विटामिन का या बॉडी इतनी कमज़ोर हो जाती है तो समटाइम वो भी हमें वीकनेस का सामना करना पड़ता है। तो ये अक्सर खवातीन को जो हेयर फॉल का सामना करना पड़ता है आफ्टर चाइल्ड बर्थ, इसके रीजन क्या है, इसको प्रिवेंट कैसे हम कर सकते हैं? इसका बोलने से, बच्चे के बोलने से बालों के गिरना कोई ताल्लुक नहीं। सारी बात है, ये जिस्मानी जरूरियात के हिसाब से की रिक्वायरमेंट होती है तो वो पूरी करनी चाहिए और गैर जरूरी अपने तौर पे कोई अद्वियात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए प्रेगनेंसी, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन मदर के लिए काफी टफ मरहला होता है। तो अक्सर ख़वातीन डाइट सही नहीं लेते। हमने देखा गया है कि वो दवाई की तरफ तो रुझान ज्यादा होता है, जो नेचुरल सोर्स है, इस तरह खाना पीना है, मुकम्मल आराम है, उसकी तरफ अगर वो तवज्जो दें, घर वाले उनका ख्याल रखें, तो यकीनी तौर पे वो एक सेहतमंद बच्चे को भी जन्म देती है और अमल के बाद वो एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ रवाना हो जाती है। और मैं बार बार इस चीज पे जोर दूंगा कि अपने डॉक्टर, अपने गायनेकोलॉजिस्ट और जो भी इनका मुताल्लिका डॉक्टर है, डॉक्टर साहब आप बार-बार मुतवाज़िन ग़िज़ा का जिक्र कर रहे हैं, मुनासिब ग़िज़ा का जिक्र कर रहे हैं कि नेचुरल सोर्सेज से हमें अपनी ख्याल रखना चाहिए हमारे विटामिन और मिनरल्स का। तो ये मुतवाज़िन ग़िज़ा में क्या क्या शामिल है और कैसे हम इससे ले सकते हैं?
मुतवाज़िन ग़िज़ा ये है कि बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, बॉडी की रिक्वायरमेंट बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है कि उसको प्रोटीन्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कम मिकदार में स्पेशल जो लिपिड या गुड कोलेस्ट्रोल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक ज़रूरी है और इससे ये सारी चीज़ें जिस तरह हमें गोश्त का जो मुनासिब इस्तेमाल है गैर ज़रूरी से बहुत ज़्यादा भी ना हो, बिल्कुल ना होने के बराबर भी ना हो। इस तरह फल फ्रूट जो है वो उसमें बहुत सारे वाइटामिन सोर्स है तो वो शामिल होने चाहिए। सब्जियाँ बहुत अहम है, दूध का इस्तेमाल है और ये नेचुरल जो फ्रूट्स हैं ये है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपकी सारी ज़रूरियात पूरी कर लेती है अगर हम मुनासिब मिकदार में लें और प्रॉपर नींद अपनी पूरी करें, एक्सरसाइज करें, तो बहुत सारी चीज़ों की हमें ये दवाई के तौर पे ज़रूरत नहीं की पेश आती। तो ये सारे अगर हम खुराकें अपनी डेली रूटीन में शामिल करें, फिश सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रोटीन का सोर्स है। तो प्रोटीन वाली स्पेशली जो ग़िज़ाएं हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं और उसमें डाइवर्सिटी ज़रूरी है। एक वक्त मुसलसल एक तरह का खुराक ना हो क्योंकि उसमें एक तरह के वाइटामिन या प्रोटीन शामिल होते हैं। दूसरी डाइवर्सिटी आनी चाहिए, मतलब अगर सुबह आपने गोश्त ले लिया तो शाम को आप सब्जी ले लें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो दूध लाजमी एक गिलास दिया जाए। तो इससे आपकी डाइटरी जो रिक्वायरमेंट है वो मुतवाज़िन ग़िज़ा वो पूरी हो सकती है और ये आराम से इससे पूरी हो जाती है। डॉक्टर साहब, हमारे माशरे का एक एक्चुअली सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम जिस खत्ते में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी सुनी सुनी बातों पर बिलीव कर लेते हैं। तो साइंस क्या कह रही है, मेडिकल साइंस क्या कह रही है, हमारा रुझान उस तरफ बड़ा कम होता है। तो ये जब तरह से आपने बात की, हेल्दी फूड की बात की, मुनासिब ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा की आपने बात की, आपने फैटी फ़िश की बात की। हमारे यहाँ तो गर्मियों में लोग कि गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, मछली का इस्तेमाल तो समर्स में किया ही नहीं जाता है, ये बड़ा एक आम तासुर रवैया है। तो इस हवाले से थोड़ी सी रोशनी डालें आप। देन आई हैव टू वाइंड अप माय सेगमेंट। मछली का इस्तेमाल खुसूसन ख़वातीन में बहुत कम रुझान पाया था। मछली खाने में वो इजी नहीं फील करते क्योंकि ये एक बड़ा अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और जिसको हम वाइट मीट कहते हैं ना, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि मछली का इस्तेमाल लाजमी किया जाए और चाहे गर्मी हो सर्दी हो, दोनों हाल में बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो बिल्कुल मुतवाज़िन ग़िज़ा के लिए ज़रूरी है कि आप ये सारी ग़िज़ाएं अपने रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल करें और इसी तरह आप डॉक्टर से आप दूर रहें कि वो हम कहते हैं कि हैव एन एपल अ डे एंड कीप अ डॉक्टर अवे। जब आप इस तरह की मुतवाज़िन ग़िज़ाएं रोज़ाना लेती हैं तो ये न्यूट्रिशनिस्ट की है और ये आपकी दवाओं की तौर पर काम करती है। अगर आप नेचुरल फूड और डाइवर्सिफाइड फूड नेचुरल सोर्स से लेते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो दवा के तौर पे भी काम करती हैं, एक तो ग़िज़ा के तौर पे भी काम करती हैं और दवा के तौर पे भी काम करती हैं और आपको डॉक्टर्स के पास रोजाना नहीं जाना पड़ता। थैंक यू सो मच प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और विटामिन के इस्तेमाल के हवाले से हमें गाइड कर रहे थे हमारी ऑडियंस को। प्रोग्राम में वक्त हुआ है हेडलाइन ब्रेक का। हेडलाइन ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। नुसरत फ़तेह अली खान 13 अक्टूबर 1948 को फैसलाबाद में पैदा हुए। उनके वालिद फ़तेह अली खान और ताया मुबारक अली खान अपने वक्त के मशहूर कवाल थे। नुसरत ने अपनी खानदानी रिवायत के मुताबिक मौसीकी की इब्तदा कवाली से की। उनके कवाली अली मौला अली ने उन्हें एक अलग पहचान दी। गाय गीत सुन चरखे दी मिठी मिठी कूक ने उन्हें शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। नुसरत फ़तेह अली खान ने कवाली के फन को मशरिक़ और मगरिब के इम्तजाज से नई बुलंदियों तक पहुंचाया। फिर गैब्रियल की धुन पर गाई गई कवाली दम मस्त कलंदर ने उन्हें दुनिया भर में लाजवाल शोहरत दी। उन्होंने हॉलीवुड और बॉलीवुड की फिल्मों के लिए मौसीकी तरतीब दी। वो 16 अगस्त 1997 को इंतकाल कर गए। दुनियाए मौसीकी के बादशाह और फ़न कवाली को नई जहत देने वाले उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब को हमसे बिछड़े 25 बरस बीत गए। एक तवील अरसा गुलकारी में जो मकाम नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने हासिल किया वो बहुत ही कम लोगों के हिस्से में आया है। नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कवाली के फ़न को आलमी सतह पर पहचान दी और उनकी बनाई हुई धुनें आवाज़ आज भी लोगों के कानों में रस घोल रही हैं। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने दुनिया भर के तकरीबन 40 से ज़ायद ममालिक में अपनी यादगार परफॉर्मेंसेस दी हैं। ओ लाल मेरी पर आज भी लोग झूम उठते हैं। मौसीकी के फ़न के बेताज बादशाह नुसरत फ़तेह अली खान को आज हम याद करेंगे। उनको हम अपने प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं उनके भतीजे मौज़म अली खान जो कि खुद भी कवाल हैं और बड़ा अरसा उन्होंने इनके साथ भी गुजारा। बहुत शुक्रिया मौज़म साहब आपके वक्त के लिए। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को गुजरे 25 बरस बीत गए हैं और इस लिहाज से खुशकिस्मत है कि आज भी वो उसी तरह से मकबूल हैं जैसे वो अपनी ज़िंदगी में थे। तो आज के दिन आप उनको किन अल्फाज में याद करेंगे, कैसे ट्रिब्यूट पेश करेंगे?
जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, न्यू टीवी का शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ उनका, जिन्होंने खान साहब के दिन को याद रखा, और आप सबका, पूरी टीम का। दूसरी चीज ये है कि आर्टिस्ट कभी मरते नहीं हैं। जिन्होंने के साथ, इश्क के साथ काम किया हो, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज कि खान साहब की मौसीकी में एक रूहानियत झलकती है, जो कि जिस तरह पूरी दुनिया जानती है कि खान साहब ने जिस तरह से काम किया। आर्टिस्ट और भी हैं और उन्होंने बड़ा बड़ा नाम रोशन किया अपने मुल्क का, पाकिस्तान का। लेकिन मेरी मुराद जो है उस्ताद शफकत अली खान साहब के हवाले से, वो ये है कि उनके गायकी में एक पाकीज़गी नजर आती है, रूहानियत नजर आती है, अपने रब से लौ नजर आती है। तो ये खास एक जो बात है वो उस्ताद शफकत अली खान साहब में जो नजर आ रही है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पूरी दुनिया में जगह जगह कोने कोने में फैलाया। तो ये खास है उस्ताद शफकत अली खान साहब की जो बात है। आप बिल्कुल खास वजह भी उनके अल्लाह का खास करम था उन पे, और वो दुनिया से चले गए लेकिन लोगों के दिलों में आज भी वो जिंदा है। बिल्कुल आप कह रहे हैं, और उनका फ़न, उनका काम, वो हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और ज़िंदा रहेंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी जब पता चला, और ज़्यादा घर में बड़े सब लोग एक इतना बड़ा फ़नकार, एक इतना बड़ा आर्टिस्ट दुनिया से रुखसत हो जाए तो सब लोग गमगीन हो जाते हैं। तो उनका कलाम सुनते हुए, उनकी कवालियाँ हम बड़े हुए और सुनते रहे। उनकी ज़ाती शख्सियत के बारे में हमारी जनरेशन, ऑब्वियसली आपने उनके साथ वक्त गुजारा, आपका बचपन उनके साथ गुजरा, तो जो उनका काम है वो तो पूरी दुनिया उनके फन को जानती है, सराहती है। लेकिन जाती जिंदगी में, निजी जिंदगी में चूंकि आपने उनको देखा, कैसे थे वो? देखिए जी, बहुत शफीक इंसान, बहुत मासूम इंसान थे, और उनकी जो तबीयत थी वो उनका बहुत हम्बल, बहुत ठंडे मिजाज के बंदे थे वो, और बहुत प्यार वाले। आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि कोई शख्स अगर उनको जिंदगी में पहली बार मिला तो वो उसको लग ही नहीं रहा था कि मैं उनको खान साहब को पहली बार मिल रहा हूँ। उनका मिलने का ये तरीका था, लोगों से मोहब्बत करना, और हंसी मजाक भी वो करते थे, बहुत खुश मिजाज भी थे, ठीक है। और लेकिन इंसान, एज ए इंसान, मतलब खान साहब में जो चीजें नजर आ रही हैं वो लोगों में मतलब किस तरह घुल मिल जाते थे, इतनी मोहब्बत करते थे, प्यार बांटते थे। जबकि इतना बड़ा आर्टिस्ट हो तो कहीं ना कहीं कोई बात आ जाती है आर्टिस्ट में, लेकिन उनमें ये चीजें बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। लगता ही नहीं था कि इनका पूरी दुनिया में इतना नाम है, इतनी शोहरत है, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। जो 7 लोग बैठे होते थे उनको ये फील ही नहीं होता था कि खान साहब ये वही उस्ताद शफकत अली खान साहब जिनको पूरी दुनिया जाना। तो ये एक बड़ी खान साहब में एक स्पेशल जो चीज थी कि वो बहुत बहुत ठंडे मिजाज के, बहुत प्यार वाले शफीक इंसान। अगला सवाल मेरा बड़ा मुश्किल होने वाला है आपके लिए, और अगर वो सवाल मैं खुद से भी पूछूं तो मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने जो गाया, अमर किया उसको, और आपको उनका जाती तौर पे पसंदीदा कलाम या जो उन्होंने गाया, वो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं तो कौन सा है? आई नो बहुत मुश्किल है, हम किसी एक को तो पिक कर ही नहीं सकते, मेरे पास भी जवाब नहीं है इसका, मैंने पहले ही कह दिया है, लेकिन फिर भी जैसे अभी आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, तो वाकई में बहुत मुश्किल है, क्योंकि खान साहब का कोई भी कलाम, आप उनका सोलो परफॉर्मेंसेस देख लें, उनकी कवाली की परफॉर्मेंसेस देख लें, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये मुझे पसंद है। तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं उनकी। मैं एक बात कोट करना चाहूंगा जरूर कि जैसे एक 93-94 में आई थिंक उनका एक कवाली का आइटम आया, तुम एक गोरख धंधा। यस यस। तो एक 2 साल बल्कि इससे ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आया कि ये कलाम है क्या। ठीक है, तो उसके काफी अरसा के बाद, इवन के खान साहब की डेथ हो चुकी थी, लोगों ने सुना भी है खान साहब से, लाइव भी सुना, लेकिन इसकी जो मकबूलियत है वो खान साहब के दुनिया के जाने के बाद बहुत ज्यादा हुई। यानी कि इस तरह से बहुत सारे ऐसे कलाम है खान साहब के जो उनके जाने के बाद बहुत पॉपुलर हुए। तो बड़ा मुश्किल है इस चीज को चूज करना कि ये उनका आइटम मुझे बहुत पसंद है, ये मुझे बहुत पसंद है। वैसे तो वो जैसे है तेरे बिन नहीं लगना दिल मेरा डोलना, और उनकी बेशुमार ऐसी जो गजलें भी हैं, मेरी जिंदगी है तू,
और सानू की पल चैन ना आवे, बिल्कुल, एक से बढ़कर एक क्लासिक है। मतलब एक से बढ़ के चूज करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। अच्छा, और उनकी कलाम की आप देखें ना, खास बात यह है कि अगर हम किसी एक ऐसी लैंग्वेज में कुछ सुने जो हमें ज़बान समझ में नहीं आ रही है, तो कोई भी देख के हैरान होगा ना कि, लेकिन आपके कलाम की आपने जो गाया उसकी ये ख़ास बात थी कि जब आप बाहर जाते थे कॉन्सर्ट करने के लिए तो गोरे भी उस पर झूम उठते थे, अंग्रेज भी उस पर झूम उठते थे, इतनी तासीर थी। ये कलाम की तासीर और आवाज की तासीर, खान साहब के जो गाने का अंदाज था, उनकी आवाज में जो तासीर थी, सच्चाई थी, और उनकी गायकी में जैसे मैंने पहले कहा कि रूहानियत नजर आती थी। वो खुद भी एक रूहानी शख्सियत है, दुनिया में रहकर भी मतलब दुनिया से दूर रह, तो वो इस तरह की शख्सियत थे। और उनकी गायकी में वो चीज साफ ज़ाहिर होती कि जो लोग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो भी उसका उतना ही लुत्फ उठा रहे हैं जितने जो लोग हमारी लैंग्वेज को समझते हैं। और सबसे बड़ी और खूबसूरत बात है कि उन लोगों में जहाँ पे उर्दू पंजाबी समझ में नहीं आ रही, वहां पे खान साहब पर्शियन भी परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को फारसी का भी कलाम सुनाया और रूशनासी करवाई कि कवाली में क्या क्या जरूरी है, किन किन लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से लोग उनसे मोहब्बत करते थे, लोग उनको सुनते थे और झूमने लगते थे। कोई किस्सा आपको याद हो अपने बचपन का, उनके साथ गुजरा हुआ कोई लम्हा? किस्से तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन एक बहुत मजे का किस्सा है कि हम खान साहब के शागिर्द भी हुए। ये मुझे हमें शर्फ हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम उनके गंडा बंद शागिर्द भी हैं। हालांकि हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता कि बच्चे अपने बुजुर्गों के शागिर्द हों, वैसे जो टैलेंटेड बच्चे उनको बताते हैं। तो मैं लाहौर में खान साहब के पास था, आई वॉज 14 years old, छोटा ही था। तो खान साहब का खाने के बड़े शौकीन थे, अच्छा खाना बड़े शौक से खाते थे, लेकिन उनको डायबिटीज जब से हुई तो वो काफी चीजें अवॉइड करके। तो मैं इसमें एक उनकी मासूमियत है, यानी कि उनको झूठ बोलना भी बड़ा मुश्किल था उनके लिए, वो झूठ बोल ही नहीं सकते थे। हमें कॉल करके उन्हें बुलाया कि आप जरा स्टूडियो आओ, हम वहां पे चले गए उनके पास। तो कहते हैं कि यार चले कहीं बाहर चलते हैं, कुछ खा पी किया थे। तो उनके साथ हम तबाक रेस्टोरेंट पे गए। तबाक का खाना उन्हें बहुत पसंद था, तो वहां से हमने खाना खाया। तो उनके कपड़ों पे खाना गिरा और फिर उसके बाद आइसक्रीम खाई, यानी कि उस दिन उन्होंने बिल्कुल बदपरहेजी की, हर चीज खाई हो। तो जब हम घर आए तो अल्लाह गरी के रहमत करे, खान साहब की वाइफ हमारी चाची, उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं स्टूडियो था, तो वहां पे काम कर रहे थे, कुछ गेस्ट आए थे। तो वो कहते ये आपके कपड़ों पे क्या लगा? वो बड़ा नोटिस करती थी कि खान साहब कुछ ऐसी वैसी चीजें ना। तो उन्होंने देखा कि अब उनको पता चल गया कि ये कुछ खाने के और आइसक्रीम के निशान। तो वो कहने लगे नहीं मुझे नहीं पता। ऐसे नहीं देखें कोई निशान है, तो हो सकता है पानी गिर गया हो। तो मतलब मैंने ये चीज देखी कि उनको झूठ बोलना भी नहीं आ रहा कि मैं ये पानी के निशान कैसे हो सकता है कि ये तो खाने का या आइसक्रीम का निशान पड़ गया। तो वो झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, लेकिन झूठ बोलना नहीं आ रहा उनको। इस तरह के बहुत सारे उनके वाकयात हैं जो उनकी शख्सियत को मतलब जाहिर करते हैं कि वो एक सच्चे इंसान थे, बहुत मासूम इंसान। बहुत शुक्रिया आपका मौज़म अली खान साहब, आपने टाइम दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। और इस वक्त हमें ज्वाइन किया है हाजी मोहम्मद इकबाल नकीबी साहब ने प्रोग्राम में। और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने नुसरत फ़तेह अली खान साहब के साथ एक तवील, एक लंबा अरसा गुजारा, चाहे कोई इवेंट हो, मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो। ये आपके वो साथी थे जो आपके साथ मौजूद रहे आपकी ज़िंदगी के एक लंबे अरसे तक। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, नकीबी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। कैसे आज ट्रिब्यूट पेश करेंगे, कौन सी उनकी बात शेयर करेंगे हमारे साथ? उनकी बातें तो आपको पता ही है, उनके हर बाद में कोई न कोई बात होती थी। हाँ सर जी, तो हम तो देखा ना सारी जिंदगी इकट्ठे रहे, शुरू से आखिर तक साथ रहा, 50 साल उनके साथ गुजार दी सारी चीज। तो बाकी उनके ये बताएं जिन लोगों को नहीं पता, वो खासा नहीं जिंदगी में किसी को पैसा भी आज तक नहीं मांगा। हाँ, तो बल्कि मुझे रोकते रहते थे यार, तो लोगों से पैसे कम मांगा करो, तो पैसे लोगों से ज्यादा मांगते कम करो। मैं खान साहब
आपके जो भाई है वो तो मुझे बात नहीं कर रहे हैं, आपके पैसे कम लो, कहते तो जो मैं कहता हूँ वो करो। मतलब इतने सादा थे कि कोई आर्टिस्ट कहता है मुझे पैसे के कम चाहिए, तो उनका एक मिशन था, एक काम था भी हमने आगे बढ़ना है। तो अगर आपने पैसे कहीं से ज्यादा मांगिए, मैं वहाँ गाना चाहता हूँ, तो आपने पैसे में तो वो हमारा प्रोग्राम मिस हो जाए, तो मैं सुनाना चाहता हूँ लोगों को। उनका मकसद एक ही था, सूफीज़्म को फैलाना, प्यार मोहब्बत, जो उनका मिशन था शुरू से। कोई भी कौम हो, कोई मजहब हो, सबसे कहता वो प्यार करते खास साहब के। और उनके बचपन के उन छोटे छोटे से कई दफा रो भी पड़ते थे कि कई दफा वो खास का वाक्य है, वो हम जा रहे थे, इधर जाना था आज़ाद कश्मीर में, तो वो एक स्याह जगह है आज़ाद कश्मीर, वो पहाड़ों को वो फेरी में बैठ कर ना पार जाना पड़ता है। वहाँ फिर आगे एक दरबार है लाल बादशाह का, वहाँ जाकर हाजिरी देनी। जब दरमियान में गए फेरी पे बैठे तो उसका तेल खत्म हो गया। बुजुर्ग भी उसको कहते हैं चचा जी बड़े छोटे तैयारी साथ थे, तो खासा रोना शुरू कर दिया। अच्छा जब आप क्या बनेगा वो अब खत्म हो गया। तो एक साथी था हमारा, उसने वो बुजुर्ग कहने लगे के नताइज हासिल करने के लिए तो इन बैलेट पेपर को इस्तेमाल करेंगे। वो सारा काम इसी से लेना है नुसरत साहब से। बहरहाल उन्होंने पार गए, फिर दूसरी फेरी आई, उसमें बैठकर पार गए, फिर उन्होंने एक घोड़ा लाए बड़ी मुश्किल से कहाँ से, तो वहाँ से बताया बराबर करके आराम से, फिर पार करके उन्होंने वो स्याह जगह है लाल गाँव में आ गए। अच्छा नकीबी साहब, खान साहब की मुलाकात हुई पीटर गैब्रियल से, वो मुलाकात कैसे हुई, कैसे मिले, वो आपको आपसे बेहतर कौन बता सकता है? वो ऐसा हुआ, वो एक आवाज की तलाश में था, उनकी फिल्म बन रही थी, उसको लास्ट टाइम पे चल कराए, वो जब हज़रत ईसा अलैहि मसीह को वहाँ सूली पर लगाते हैं तो पीछे से उनको आवाज चाहिए ऐसी जो उनके उस वक्त तसला जो उनका बयान करे। तो वो खान साहब ने हम इधर लाहौर में थे, तो अयूब साहब स्टार एजेंसी वाले हैं हमारे, उस प्रमोटर थे और प्रमोटर भी थे और रिकॉर्डिंग वगैरह भी रिलीज करते थे। अयूब साहब उनका नाम, अरुण की स्टार एजेंसी वाले। तो खान साहब ने वो पीटर गैब्रियल के स्टूडियो में दुकान पर है शाह पर पूछा भी कि मुझे कोई आवाज सुनाए पाकिस्तान में कोई वाज़ेह, तो उसने शाह मर्दान अली का रिकॉर्ड सुनाया। तो पीटर ने जब आवाज सुना कहा कि मुझे ये आवाज चाहिए, तो फिर अयूब साहब ने हमें फोन किया, इकबाल साहब वो ऐसे ऐसे है, तो आप वहाँ से लेकर नेक्स्ट वीक आप आ जाए लंदन। तो फिर से गैब्रियल बुलाया, उसके स्टूडियो में गए हैं, वहाँ बैठ कर गपशप हुई। उसके साथ ये मेरा मिशन है, ये फिल्म है, इसमें ये आवाज है, तो आप इसके बारे में गाना हमें चाहिए, आवाज चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है। हाँ, उसने लगा दी खास साहब के पीटर गैब्रियल पे बैठ गया, और खास साहब बैठ गया, कोई आधा घंटा गुजर गया, तो खास साहब ने शुरू कर दिया। तो 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटे गुजर गया, उसको जो कही जाए वो रिकॉर्ड वगैरह कही जा रहे हैं पीटर गैब्रियल जैसे भी उन्होंने। तो आखिर में क्या लगे कि बल्कि वो उनका जो उस वक्त जवाब दे गया था, ये इतना इनको इल्म है, इतना बा इल्म है नुसरत फतेह म्यूजिक के सिलसिले में। जब उन्होंने बाद मेरा काम हो गया, वो 5 दिन के लिए स्टूडियो बुक था, खान साहब ने 1 दिन में ये काम कर दिया। बिल्कुल, अपने काम पर इतना अबूर उनको हासिल था, तभी आप देखें ना कि पूरी दुनिया में उन्होंने नाम कमाया, पूरी दुनिया से उनके चाहने वाले हैं। और ये आपका फन था, आपकी ही ये अता थी, आपकी ही ऐसी खासियत थी जो आपको दूसरों से मुनफरिद बनाती थी। बहुत शुक्रिया नकीबी साहब आपका, मुअज़्ज़म अली खान साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan। वेलकम बैक। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जनाब, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा कर दी है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 51 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई है और मट्टी के तेल की कीमत भी कम कर दी गई है। इस हवाले से आवाम का क्या रिएक्शन आया है, आइए पहले वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
रहेगा जब तक ये हुकूमत है। जब 250 था तब भी कुछ नहीं हुआ, अब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो क्या मसला है। जब से ये गवर्नमेंट आई है बढ़ा ही रही है। अब 100 रुपये बढ़ा के 5-10 कम करके फिर 5-10 बढ़ा दिए तो कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। पेट्रोल की कीमत तो कम होनी चाहिए बेसिकली, लेकिन ये बढ़ाते रहते हैं, हम क्या कर सकते हैं। अब गरीब आदमी तो पिस गया ना यहाँ पे। अब इस पे क्या कर सकते हैं, मजबूर है अवाम डलवाने के लिए। गवर्नमेंट ने पंजाबी वाली मिसाल है कि सजी दिखा के कभी मारी है। हम तो ये सोच रहे थे शायद कम करेंगे, लेकिन उन्होंने बढ़ा दिया और रात के अंधेरे में जैसे ये हमला करते हैं इन्होंने तो हमला कर दिया। ये तो हुई पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की खबर। और ये भी आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान अब मुआहिदे की तमाम रुकावटें दूर हो चुकी हैं। वजारत ख़जाना ने यह बताया है कि पाकिस्तान ने मुआहिदे पर इजहार आमादगी का ख़त IMF को भिजवा दिया है और अब IMF पाकिस्तान की तरफ से फराहम करदा डेटे का जायजा लेगा। वजारत ख़जाना का यह भी कहना है कि लेटर के जायजे के बाद IMF आज ही पाकिस्तान को मुआहिदे का हतमी मुसवदा भिजवाएगा और जायजे के बाद कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक और वज़ीर ख़जाना हतमी मुसवदे पर दस्तखत भी करेंगे। इस हवाले से हम बात करेंगे। शब्बर जैदी माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन सबसे पहले जैदी साहब, मैं IMF के मुआहिदे की जानिब तो आऊंगी, लेकिन ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है, मैं इस पर आपका कमेंट जरूर देखना चाहूंगी। आलमी मार्केट के मुताबिक ये इजाफा आप समझते हैं कि दुरुस्त है और हुकूमत पेट्रोल पर सब्सिडी देने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है? देखिए, जहाँ तक मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता कि ये कैलकुलेशन किस तरह कर रहे हैं कि डीजल को नहीं बढ़ा रहे, पेट्रोल को बढ़ा रहे हैं। जो प्रिंसिपल डिसीजन एग्री हो चुका है IMF के साथ वो ये है कि जो टोटल सब्सिडी है ऑन दी एनर्जी सेक्टर उसको सर्टेन अमाउंट से आगे नहीं बढ़ना है। तो मेरा जाती ख्याल है कि गवर्नमेंट सब्सिडी को स्टैगर कर रही है, मींस के कहीं पे जो पहले ज्यादा थी उसको बैलेंस कर रही है और बाकी को कर रही है। तो IMF ने ये कहा है कि आपका जो चार्ज आएगा या खर्चा आएगा पाकिस्तान गवर्नमेंट का सब्सिडी पर वो एक सर्टेन अमाउंट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मगर ये समझ बात ये नहीं आ रही है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की प्राइसेस गिर रही हैं तो सारी चीजों में कम क्यों नहीं किया जा रहा। वो बात मेरी समझ से बालातर है, मगर वो शायद एक आध दिन में क्लियर हो जाएगी कि अगर पेट्रोल की प्राइस इंटरनेशनली कम हो रही है तो हमारी प्राइसेस क्यों नहीं हो रही। और इसमें जो बात दूसरी है वो बहुत अहम ये है कि शायद हमारा मैकेनिज्म इतना डायरेक्ट नहीं है, हमने इस पर काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट की हुई हैं। तो ये भी बात समझनी पड़ेगी और पब्लिक को बतानी पड़ेगी कि इंटरनेशनल प्राइसेस की चेंज से डायरेक्ट इफेक्ट क्या आता है। जी ठीक है जैदी साहब, जो IMF का मुआहिदा है मैं उस हवाले उस जाने माना चाहूंगी क्योंकि टाइम कम है, इसलिए IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए जो इंतजार करवाया वो मामूल के मुताबिक था या कुछ बातें मनवाने के लिए इसमें ज्यादा ताखीर हुई है? देखिए, इस पे मेरे ज़ाती व्यू है कि इसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा हिस्सा है और शायद अमेरिकन ये चाहते थे कि हम उनके साथ ज्यादा कॉर्डियल रिलेशनशिप कायम करें, उसके बाद वो IMF के साथ बातचीत करें और वो शायद उस प्रोसेस से हम गुजर चुके हैं और अब हमारे पास की कंफर्टेबल पोजीशन है और वो पोजीशन के बाद इसीलिए हमारे पास IMF के पैसे भी आ जाएंगे और बाकी भी आ जाएगा और रोल ओवर मिल जाएगा। मगर ये सिर्फ इस साल का मसला है, आगे का क्या होना है वो हमें खुद करना है, उसमें हमें कोई IMF की सपोर्ट नहीं मिलेगी, ये हमें याद रखना चाहिए। साहब, जब तक IMF ने पहले ग्रीन सिग्नल नहीं दिखाया था, हमें ग्रीन सिग्नल की खबरें नहीं थी, तब तक तो पाकिस्तान के किसी दोस्त ममालिक ने भी पाकिस्तान की मदद नहीं की थी या हाथ आगे नहीं बढ़ाया था। तो अब आपको लगता है कि इवन अगर चीन की बात की जाए, चाइना ने भी अपना जो कर्जों के बाद उसको रीस्केड्यूल किया, इसकी क्या वजह है? देखिए, मेरी बात थोड़ी सी आप दोबारा समझ लें। देखिए, ये जो आप समझ रही है ना कि जो IMF की पोजीशन है ना वो दोस्त शब्बर जैदी साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जो खबर है वो हमने आप तक शेयर की है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदे की अब तमाम तर रुकावटें दूर हो चुकी हैं, ठीक हो चुकी हैं। शब्बर साहब, जैदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इन कॉन्वर्सेशन थे। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan, Neo Pakistan.
मैं छोटा सा एक बच्चा हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े। आज ऐसे ही कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं नियो पाकिस्तान में। नाज़रीन कराम, हमारी कोशिश अक्सर ये होती है कि हमारे प्लेटफॉर्म से हम आपकी मुलाकात पाकिस्तानी बच्चों से करवाएं, आपसे उनको मिलवाएं जिनका टैलेंट मिसाली हो। वो शायर ने खूब कहा है ना कि बच्चे हमारे अहद के जवां हो गए। तो आज के हमारे मेहमान बच्चे भी हैं, शायर भी हैं, शराना सलाहियतें भी रखते हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहे हैं, आगोश स्कूल में पढ़ते हैं। तो जनाब तारुफ कराऊंगी, नन्हे मेहमान अब्दुर रहमान और फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अब्दुर रहमान, फैज़ान। सबसे पहले तो मुझे आप दोनों बताओ बारी बारी कि आप दोनों कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो? मैं 7वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 8th का स्टूडेंट हूँ। क्लास 8 और क्लास 7 के बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, तो शायरी पसंद है आपको, किसका कलाम पढ़ते हो? पहले फैज़ान आप मुझे बताओ, फिर अब्दुर रहमान आप बताओ। इल्लामा इकबाल का कलाम हम पढ़ते हैं। हमारे कॉलेज में बाकायदा इल्लामा इकबाल की शायरी को समझाया जाता है। अच्छा, उसकी शायरी हम पढ़ते हैं। और अब्दुर रहमान आप भी? हाँ, हम भी इकबाल की शायरी पढ़ते हैं। अच्छा, तो फेवरेट कौन सा शेर है, फेवरेट कलाम कौन सा है? अब्दुर रहमान आपसे पहले मैं शुरू करती हूँ। फेवरेट शेर जो आपका दिल करे, जो आपको पसंद है। फेवरेट शेर ये लगता है। क्या सुनाओगे? मैं इकबाल की नज़्म। नज़म सुनाएं जी, इकबाल की नज़म। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सुनाएं, मैं वेट कर रही हूँ आपका। आज मैं आपके सामने 14 अगस्त की मुनासिबत से अल्लाह इकबाल की एक नज़म पेश करना चाहूँगा, जो बांगीदरा किताब से, जिसका उन्वान है हुड्डे बलोच की नसीहत बैठे को। बिल्कुल। हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, हो तेरे बयाबा की हवा तुझको गवारा, इस दश्त से बेहतर है न दिल्ली न बुखारा। जिस समत में चाहे सिफते सेल रवा चल, जिस समत में चाहे सिफते सेल रवा चल, वादी ये हमारी है वो सहरा भी हमारा। गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगुदों में, गैरत है बड़ी चीज़ जहाने तगुदों में, पहनाती है दरवेश सरेदारा। हासिल किसी कामिल से पोशीद हुनर कर, हासिल किसी कामिल से पोशीद हुनर कर, कहते हैं कि शीशे को बना सकते हैं खारा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। महरूम रहा दौलत दरिया से वो गव्वास, महरूम रहा दौलत दरिया से वो गव्वास, करता नहीं जो सोहबत साहिल से किनारा। दिहात से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, दिहात से देकर अगर आज़ाद हो मिल्लत, है ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा। दुनिया को है पर मार के रूह बदन पेश, दुनिया को है पर मार के रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उबारा। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता, मोमिन की फरासत हो तो काफ़ी है इशारा। अखलास अमल मांग नया गाने को हंसे, अखलास अमल मांग नया गाने को हंसे, शाहा चे अजब गर बनवाजंदे गदारा। अस्सलाम। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूबसूरती से आपने नज़म सुनाई। मुझे बताएं कि ये आप अपने जो हैंड जेस्चर दे रहे हो, बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग आपके टीचर्स आपको करवाते हैं, और वो साथ ही पूरी नज़म वो आपको समझाते भी हैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, उसका मतलब, हर चीज़ डिटेल के साथ, एवरीथिंग? हाँ हाँ। तो आपको कितनी नज़में इस तरह की और याद हैं अब्दुर रहमान? 3 और याद है। 3 और याद है। आपकी फेवरेट वाली कौन सी है? मेरी फेवरेट वाली वो है शिफा खाना हिजाज। अच्छा, फैज़ान आप क्या सुनाओगे मुझे?
मैं आपको इलामा इकबाल की नज़म तरन्नुम के साथ सुनाऊंगा। जबरदस्त, सुनाएं। शराबे कौन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। शराबे कौन फिर पिला साकिया, वही जाम गर्दिश में ला साकिया। मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा, मुझे इश्क के पर लगा कर उड़ा। मेरी खाक जुगनू बना कर उड़ा। खिरद को गुलामी से आजाद कर, खिरद को गुलामी से आजाद कर। जवानों को पीरों का उस्ताद कर। हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है, हरी शाख मिल्लत तेरे नम से है। नफस इस बदन में तेरे दम से है। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, तड़पने फड़कने की तौफीक दे। दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। बहुत खूब, व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। अच्छा, मुझे जल्दी से अब्दुल रहमान, फैजान, आप दोनों बता देंगे बड़े होके आप दोनों ने क्या बनना है। फिर अब्दुल रहमान, मैं आपका फेवरेट कलाम भी आपसे सुनूंगी, लेकिन क्या प्लानिंग क्या हो रही है दोनों बच्चों की? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। वाह, किस चीज का बिजनेस करोगे? मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा अभी नहीं प्लान किया, तिजारत करनी होगी। ओके, अच्छा, अब फैजान, आप क्या कह रहे थे, आपकी क्या ख्वाहिश है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर पायलट ऑफिसर बनूं। वाओ, बेस्ट विशेस, बेस्ट विशेस। आप दोनों की जो भी ख्वाहिशें इंशाल्लाह वो पूरी हो। अभी से आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो, बड़े होके तो आप मुल्क का इतना नाम रोशन करोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। प्रोग्राम को मुझे वाइंड अप भी करना है, लेकिन जाने से पहले अब्दुल रहमान, आप अपनी फेवरेट नज़म सुना रहे थे, मैं चाहूंगी वो आप शेयर करो हमारे ऑडियंस नाजरीन के साथ। मैं एक और नज़म पेश करना चाहूँगा जो बागिंदरा से, उस नज़म का उन्वान है शिफा खान है हिजाज। बिस्मिल्लाह करें। एक पेशवाए कौम ने इकबाल से कहा, एक पेशवाए कौम ने इकबाल से कहा, कुलने कुजद्द में है शिफा खान है हिजाज। होता है तेरी खाक का हर जर्र बेकरार, होता है तेरी खाक का हर जर्र बेकरार। सुनता है तू किसी से जो अफसान है हिजाज। दस्ते जुनू को अपने बड़ा जेब की तरफ, दस्ते जुनू को अपने बड़ा जेब की तरफ। मशहूर तू जहां में है दीवाने हिजाज। दारुश्शिफा हवाली बदखा में चाहिए, दारुश्शिफा हवाली बदखा में चाहिए। नब्ज़े मरीज पंजे ईसा में चाहिए। That's great, अब्दुल रहमान एंड फैजान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और यहाँ पे मैं प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले, आई नो टाइम कम है, लेकिन आगोश स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको भी मैं सलाम पेश करना चाहूंगी कि बच्चों की इतनी अच्छी आप ग्रूमिंग कर रहे हैं, और ये बच्चे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान का नाम, मुस्तकबिल अपना जरूर रोशन करेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।